नेक्स्ट है नॉर्मलता, जिसको व्यक्त करते हैं कैपिटल एन से, और सेम मोलरता से मिलता जुलता है, बस थोड़ा सा अंतर है, यहाँ बताते हैं। नॉर्मलता बराबर होगा, वहां विलेय के मोलों की संख्या थी, यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन। वही यहाँ पे भी रहेगा, अगर आयतन लीटर में रहेगा तो 1000 से गुणा नहीं करेंगे, अगर ml में रहेगा तो 1000 से गुणा करेंगे। तो यहाँ डिफिनीशन क्या निकल कर आएगी, अगर विलयन का आयतन कितना हो जाए 1 लीटर, तो विलेय के जो ग्राम तुल्यांकों की संख्या होगी वही उस विलयन की क्या कहलाएगी, नॉर्मलता कहलाएगी। तो ये ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या होती है, इसके लिए यह देखना पड़ेगा। तो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, वहां मोलों की संख्या निकालना था तो मात्रा में अणुभार से भाग दिए थे, यहाँ ग्राम तुल्यांक निकालना है, अणुभार से नहीं तुल्यांकी भार से भाग देंगे, बस यही इतना अंतर रहेगा। तो विलेय की मात्रा ग्राम में जो कि उसमें भी था, बस यहाँ रहेगा विलेय का तुल्यांकी भार यहाँ पे निकालेंगे। तो इसको ले आके यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा नॉर्मलता बराबर विलेय की मात्रा ग्राम में, अब ये नीचे आएगा तो हो जाएगा विलेय का तुल्यांकी भार गुणे विलयन का आयतन, और ये रहेगा लीटर में। नॉर्मलता को कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं, विलेय की मात्रा स्मॉल w जिसको जी लिखेंगे बगल में, और विलेय के तुल्यांकी भार को कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं, और आयतन v से, ये लीटर में है तो ये कर देंगे। या फिर अगर ml में करना चाहेंगे तो कैपिटल एन बराबर स्मॉल w ग्राम अपान कैपिटल ई, और v ये ml में हो जाएगा और 1000 से गुणा कर देंगे। बस बात यहाँ पे ये आती है कि तुल्यांकी भार क्या होता है। सबको बताया गया पहले 11th में कि तुल्यांकी भार बराबर होता है अणुभार बटे संयोजकता। जैसे NaCl है, NaCl में Na का परमाणु भार 23 होता है और Cl का होता है 35.5, जोड़ेंगे 58.5 आएगा इसका अणुभार NaCl का। तो इसका तुल्यांकी भार कितना होगा, ये NaCl जो है जब इसको तोड़ते हैं तो ये Na पर प्लस और Cl पर माइनस में टूटेगा, यही इन पर जो धन आवेश या ऋण आवेश की संख्या है यही इसकी संयोजकता होती है। तो NaCl का जो तुल्यांकी भार होगा वो उसके अणुभार मतलब 58.5 और संयोजकता कितनी है 1 है, तो यही इसका तुल्यांकी भार होगा 58.5। या फिर दूसरा निकालते हैं H2SO4 का। तो H2SO4 को जब तोड़ते हैं 2 H आयन और SO4 पे 2 माइनस, तो इस पर कितना धनावेश या ऋणावेश है 2, अतः इसकी संयोजकता हो गई 2। इसका अणुभार जब निकालेंगे तो ये H है, तो 2 गुणे 1 और सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 4 गुणे 16, टोटल सॉल्व करेंगे आएगा 98। तो इसका तुल्यांकी भार जब निकालेंगे तो तुल्यांकी भार बराबर क्या होगा, अणुभार 98 बटे संयोजकता 2 है, सॉल्व करेंगे कितना आएगा 49। तो इस तरह से तुल्यांकी भार निकल जाता है। तुल्यांकी भार ई निकालने का यही तरीका है। इस तरह से नॉर्मलता की डिफिनेशन क्या हो जाएगी, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में जो उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या होती है वही उस विलयन की क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। ये है नॉर्मलता का टॉपिक। नेक्स्ट है मोललता। मोललता और मोलरता दोनों मिलते जुलते शब्द हैं। मोलरता और मोललता में बहुत अंतर नहीं है, बस वहीं पर जहां पर विलयन का आयतन लिखा गया है उसी के जगह पे लिख देना है बस विलायक का द्रव्यमान, और बाकी सब काम सेम रहेगा। ऐसे रहेगा मोललता, मोललता को स्मॉल m से व्यक्त करते हैं, और ये होता है इसमें वही लिखा जाएगा मोलरता की तरह, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन नहीं रहेगा यहाँ पर, बस ये रहेगा विलायक का द्रव्यमान।
और ये द्रव्यमान ग्राम में भी हो सकता है, किलोग्राम में भी हो सकता है, लेकिन अगर ग्राम में रहेगा 1000 से गुणा नहीं करेंगे और ग्राम में रहेगा तो 1000 से गुणा कर देंगे। तो ये मोलों की संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं क्या होता है, विलेय की मात्रा बटे विलेयन का अणुभार। इसको यहाँ डायरेक्ट पुट करेंगे तो हो जाएगा मोललता बराबर विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलेय का अणुभार गुणे, ये बस विलयन का आयतन नहीं रहेगा, विलायक का द्रव्यमान यहाँ आ जाएगा, वो भी द्रव्यमान किस में रहेगा, केजी में। ये मोललता को स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं, द्रव्यमात्रा को स्मॉल डब्ल्यू से, लेकिन यहाँ पर अणुभार को स्मॉल एम से करते हैं, मोललता को भी स्मॉल एम से, कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए इसको कर दे रहे हैं एम डैश से। और ये विलायक के द्रव्यमान को कैपिटल डब्ल्यू से, ये किलोग्राम में है इसलिए ये कर देंगे। और बाकी अगर इसको W को अगर ग्राम में करेंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे, स्मॉल W बराबर स्मॉल W अपान एम डैश गुणे कैपिटल W, अगर ग्राम में रहेगा तो 1000 से गुणा कर देंगे। बस ये है मोललता। तो मोललता की डिफिनेशन क्या होगी, बस सब कुछ सेम रहेगा, बस अंतर ये कर देंगे, किसी विलायक के 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम में उपस्थित जो विलेय के मोलों की संख्या होगी वही उस विलेयन की क्या कहलाएगी, मोललता। मोलरता में क्या था, किसी विलेयन की 1 लीटर, और यहाँ पर है विलायक के 1 किलोग्राम, बस यही अंतर है, बाकी सब सेम है। कुछ न्यूमेरिकल्स लगवाए गए हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे, बाकी लॉकडाउन के बाद एक बार मैं इस पर फिर से रिपीट करूंगा, और जो कन्फ्यूजन नहीं दूर हो पाएंगे उस दौरान दूर हो जाएंगे। ये बातें हैं। बाकी एक फैक्टर और बचा हुआ है इसमें एक्सप्लेन करने का, जिसका नाम है मोल प्रभाज। जो लास्ट फैक्टर है सांद्रता व्यक्त करने का, उसका नाम है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज की अंग्रेजी होती है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, भिन्न। भिन्न मतलब भाग, मतलब मोलों का भिन्न लेंगे वही क्या कहलाएगा, मोल प्रभाज। तो किसके मोलों का भिन्न लेंगे, हम लोग जानते हैं विलेयन चैप्टर पढ़ रहे हैं, विलेयन में 2 घटक होते हैं, कौन कौन, विलेय और विलायक। तो हम लोग ये विलेय और विलायक के मोलों का भाग फ्रैक्शन लेंगे, वही मोल प्रभाज कहलाएगा। मान ले रहे हैं कोई विलेय है, विलेय के मोलों की संख्या है स्मॉल एन, और विलायक है और विलायक के मोलों की संख्या है कैपिटल एन। तो विलेयन के मोलों की संख्या कितनी होगी, विलेयन के मोलों की संख्या होगी n प्लस कैपिटल एन। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे घटक का मोल प्रभाज। घटक मतलब क्या होता है, विलेयन के 2 घटक होते हैं, विलेय और विलायक। घटक का मोल प्रभाज बराबर घटक के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। तो घटक में 2 आते हैं, कौन कौन, विलेय और विलायक। तो यहाँ घटक की जगह पे लिख सकते हैं विलेय का मोल प्रभाज बराबर होगा विलेय के मोलों की संख्या। तो कुल मतलब, कुल का मतलब हो गया विलेयन, विलेयन के मोलों की संख्या। तो ये मोल प्रभाज को व्यक्त करते हैं काई से, ऐसे यक्स को थोड़ा फैला के बनाएंगे। तो विलेय का मोल प्रभाज काई कर देंगे और यहाँ नीचे लिख देंगे साल्यूट। साल्यूट का मतलब विलेय होता है, और विलेय के मोलों की संख्या को स्मॉल एन से लिखते हैं, और विलेयन के मोलों की संख्या को दोनों को जोड़ देंगे, एन प्लस एन हो जाएगा। सिमिलरली इसी प्रकार अगर हमको विलायक के मोलों की संख्या निकालना होगा तो यहाँ लिखेंगे विलायक का मोल प्रभाज बराबर विलायक के मोलों की संख्या बटे विलेयन के मोलों की संख्या। तो विलायक का मोल प्रभाज काई ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो ये विलायक का मोल प्रभाज बराबर हो गया विलायक के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, और ये विलेय के मोलों की संख्या। और अगर निकालना हो विलेयन के मोलों की संख्या तो विलेयन का मोल प्रभाज बराबर होगा विलेय का
मोल प्रभाज प्लस विलायक का मोल प्रभाज। तो विलेय का मोल प्रभाज है स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन और विलायक का मोल प्रभाज है कैपिटल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा एन प्लस कैपिटल एन अपान एन प्लस कैपिटल एन। दोनों को सॉल्व कर देंगे, एक आ जाएगा। तो इस तरह से क्लियर होता है कि जो विलयन का मोल प्रभाज होता है वो सदैव एक के बराबर होता है। कभी भी कोई भी विलयन लेंगे उसको हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे और आएगा विलयन का मोल प्रभाज सदैव एक होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, किसी भी विलयन का मोल प्रभाज कितना होता है। तो उसका ऑप्शन है, उसके ऑप्शन 4 दिए रहते हैं, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1, जो भी रहता है उसमें विलयन का मोल प्रभाज सदैव रहेगा इक्वल टू 1।